अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की खबर आ जाने के बाद पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि चीजें ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जैसे ही सीज फायर होने की खबर सामने आती है, उसके तुरंत बाद भारत सरकार एक एडवाइजरी भारतीयों के लिए जारी करती है जो इस वक्त ईरान में मौजूद है। और भारत सरकार ये एडवाइजरी देती है कि जो लोग भी, जो भारतीय इस वक्त ईरान में है, जितना जल्द हो सके ईरान को छोड़ दीजिए। सवाल ये उठता है कि यदि सीज फायर को लेकर दोनों पक्ष गंभीर हैं और यदि सीज फायर को लेकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों के बाद चीजें ठीक हो सकती हैं, तो फिर भारत सरकार को इतनी सख्त एडवाइजरी जारी क्यों करना पड़ी? भारत सरकार के सामरिक मामलों को देखने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, वो लोग भी लगातार इस तरह के मैसेज जारी कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय ईरान में हैं वो ईरान को तुरंत छोड़ दें। तो सबसे पहली पड़ताल हम इसी खबर की करेंगे, क्योंकि इसके बाद बाकी की जो दो खबरें हैं वो भी इसी खबर से कनेक्टेड है। एक एक करके हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले भारत सरकार की एडवाइजरी के बारे में। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की खबर अभी बिल्कुल सुबह सुबह जारी हुई। कल तक भारत सरकार कह रही थी कि जो जहां है वो सुरक्षित रहे, लेकिन आज अचानक आदेश आया कि सभी भारतीय तुरंत ईरान छोड़ते। अब सवाल ये उठता है कि जब युद्ध रुक गया तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों और इतनी सख्त एडवाइजरी क्यों? क्या भारत सरकार को किसी ऐसी बात का पता लगा है जो भी दुनिया की नजरों से छिपी है? ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, वो भी तब जब पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच हुए कथित सीज फायर की बात कर रही। 8 अप्रैल 2026 को भारत का विदेश मंत्रालय बहुत सख्त लहजे में इस एडवाइजरी को जारी कर रहा है। साफ कहा गया है कि भारतीय नागरिक जितना जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दे, ईरान से बाहर निकल जाए। रक्षा विशेषज्ञ प्रणब उपाध्याय का मानना है कि सीज फायर बहुत नाजुक है, एक केवल छोटी सी खिड़की है जिसका इस्तेमाल भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कर रहा है, ताकि अगर दोबारा हमला शुरू हो तो कोई भी भारतीय ईरान में फंसा न ले जाए और बुरी परिस्थितियों में भारत सरकार को कोई ऑपरेशन न चलाना पड़ जाए। वही रणनीतिक मामलों को जानकार है ब्रह्म चलानी। उनकी माने तो भारत को अंदेशा है कि शांति से तूफान से पहले की खामोशी। 10 अप्रैल को होने वाली बातचीत अगर फेल हो गई तो हालत और भी बदतर हो सकती है। दुनिया की मीडिया भी इसी पर पैनी नजर रखे हुए है। रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो भी यही कह रही है कि भारत का कदम संकेत दे रहा है कि ईरान के भीतर जमीनी हालत अभी भी स्थिर नहीं है। भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि लोग खुद से किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसे कि पाकिस्तान या तुर्की की सीमा की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है। सरकार ने इसके लिए खास सुरक्षित रास्ते और हेल्पलाइन नंबर उन्होंने अपनी इस एडवाइजरी में जारी किया है। साफ है कि भारत सरकार इस बार पहले सुरक्षा और फिर कुछ और इस नीति पर काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि उसमें युद्ध के बीच किसी जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की नौबत आ जाए। शांति के इस छोटे से समय का उपयोग लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार करना चाहती है। और सवाल यही है कि यदि सीज फायर लागू हुआ है तो भारत सरकार को यह एडवाइजरी क्यों जारी करना पड़ता है? तो ये आपको अगर समझना हो तो आपको समझना होगा कि सीज फायर के तुरंत बाद ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। जवाबी कार्रवाई यूएई और कतर में हुई। वो कौन सा हमला हुआ है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। दुनिया को लग रहा था कि इस युद्ध विराम के बाद नए सिरे से बातचीत शुरू हुई, शांति की चर्चाएं होंगी, शांति के माहौल में राहत की सांस ली जाएगी। लेकिन सीज फायर युद्ध विराम होने के चंद घंटों के बाद ही एक बहुत बड़े हमले की खबर सामने आती है। 40 दिन से ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन सीज फायर लागू होने के कुछ ही वक्त बाद बड़ी खबर आ जाती, डराने वाली खबर। ईरान की रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लावन आइलैंड की तेल रिफाइनरी में एक के बाद एक कई बड़े धमाके हो। आसमान में धुएं का गुबार, पूरी दुनिया ये पूछने को मजबूर हो जाती है कि क्या सीज फायर टूट गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी है मेहर, उसके मुताबिक ये धमाके बुधवार सुबह करीब 10 बजे हुए। मतलब सुबह 6 बजे के आसपास युद्ध विराम की खबर आती है और 10 बजे के आसपास ये धमाके होने लगते हैं लावन द्वीप पर, जो कि फारस की खाड़ी में ईरान का प्रमुख कच्चा तेल निर्यात का एक टर्मिनल है। वहां की रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हालांकि नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया है।
तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हमले का जो स्रोत है वो अभी भी रहस्य बना हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि उसका नाम फिलहाल ऊपर नहीं कर रहे, शायद युद्ध विराम की जो भी मजबूरियां हैं उसके तहत नहीं करें, लेकिन पता सबको सब कुछ है कि युद्ध विराम हुआ जरूर है, लेकिन उसके बाद लगातार ये जो धमाके हुए, इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। हैरानी की बात यह है कि धमाके सिर्फ ईरान में नहीं हुए। दोपहर होते होते यूनाइटेड अरब अमीरात ने आधिकारिक बयान जारी किया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की तरफ से आती मिसाइलों की बौछार को हवा में नष्ट करता है। उधर कुवैत से भी खबर आई तो उसके आसमान में संदिग्ध ड्रोन देखे गए और हमले हुए। ऐसी स्थिति में तमाम जो विशेषज्ञ हैं जो इस मामले को करीब से देख रहे हैं, उनका यह कहना है कि हमले ठीक उस वक्त हुए जब सीज फायर लागू हुए 24 घंटे भी नहीं बीते, और ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अपनी जमीन पर ही किसी भी आक्रमण की कार्रवाई का जोरदार जवाब देगा। यूएई की नाराजगी अब और बढ़ सकती है क्योंकि वह पहले से ही समझौते से खुश नहीं था, ऊपर से कथित समझौते के बाद उस पर फिर हमला शुरू हो गया है। सवाल अब यह है, क्या यह हमला इसराइल ने किया है या किसी तीसरे पक्ष की साजिश है? अब तीसरा पक्ष तो कोई है नहीं, एक अमेरिका, एक इसराइल, एक ईरान। इन तीनों के बीच ये पूरा मसला चल रहा है, और बीच में बाकी की जो अरब मुल्क है वो भी इस पूरे युद्ध का हिस्सा बने हुए हैं, चाहते हुए ना चाहती। लेकिन संदेह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन है जो इस शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। किसने हमला किया? ईरान की तेल रिफाइनरी पर। किसने भड़काने की कोशिश की? ईरान को, जिसके बाद यूएई और कुवैत पर हमले पे। 10 अप्रैल को होने वाली इस्लामाबाद वार्ता से पहले धमाके बताते ही खाड़ी देश बारूद के ढेर पर बैठे हुए, और जिसका जिक्र अभी हमने आपसे कुछ ही देर पहले किया कि भारत सरकार ने जो सुबह ही भारतीयों को ईरान छोड़ने को कहा है, जो एडवाइजरी जारी की है सख्त लहजे में, ऐसा लग रहा है कि फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर पल पल में हालात बदल पाए। कुछ देर पहले युद्ध विराम की बात होती है, चंद घंटे बाद धमाके होने लगते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये जो चंद दिनों का युद्ध विराम हुआ है इसका लाभ भारत सरकार अपने नाविकों को निकालने की करना चाहती, इसलिए इतनी सख्त एडवाइजरी जारी की। लेकिन इस पूरे मसले पर एक मुल्क है जो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए, युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, और अमेरिका के तमाम जो बेसिस हैं वो अरब मुल्कों में हैं, सऊदी अरब में, यूएई में, बहरीन में, कतर में, सभी मुल्कों में। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने का जो तरीका अपनाया वो ये तरीका अपनाया कि जितने भी अरब मुल्कों में अमेरिका की बेसिस है उन पर हमले करे। पर अमेरिका की बेसिस हमले करने के साथ साथ ईरान ने इन अरब मुल्कों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट जो देशों में लोगों ने किया है, तमाम शॉपिंग मॉल्स, तमाम बिल्डिंग्स, तमाम होटल्स, उन पर भी हमले ईरान ने किए। और इसमें सबसे ज्यादा हमले झेलने वाला जो मुल्क है वो है यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूनाइटेड अरब अमीरात दो लोगों से बहुत नाराज, दो देशों, एक अमेरिका और दूसरा पाकिस्तान। अमेरिका से इसलिए क्योंकि यूएई की सुरक्षा बहुत हद तक अमेरिका के हाथों में, और अमेरिका के तमाम दावों के तहत ईरान ने यूनाइटेड अरब अमीरात के तमाम इलाकों में जोरदार हमले किए। इसराइल के बाद सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक, सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक यूएई के इलाकों पे हुए, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात का इस युद्ध से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं, ना ही वो इस युद्ध में शामिल है। और दूसरी नाराजगी जो है वो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान जब भी उसको आर्थिक मदद चाहिए होता है वो सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के पास जाता है। तब देखा अमीरात को कि पाकिस्तान इस पूरे मसले पर ईरान के संग ज्यादा खड़ा दिखाई दे रहा है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के हितों के समर्थन में वो खड़ा वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने अपना दिया हुआ कर्ज उनसे वापस मांगा। जब से कर्ज वापस मांगा पाकिस्तान की तरफ से ढेरों गालियां जो है यूनाइटेड अरब अमीरात को दी जा रही। और ऐसी स्थिति में जब ये दावा किया जा रहा है कि ये समझौता पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए हुआ है, यूएई को ऐसा लग रहा है कि उसको ठगा गया, क्योंकि समझौते में यूनाइटेड अरब अमीरात कहीं नहीं है। समझौता करने से पहले
यूनाइटेड अरब अमीरात से कुछ पूछा ही नहीं गया, जबकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल के बाद सबसे ज्यादा हमले यूनाइटेड अरब अमीरात ही झेल रहा है। यूएई को लग रहा है कि अमेरिका ने समझौता बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कर लिया है। जानकारों का कहना है कि इस डील में ईरान के उन प्रॉक्सी ग्रुप पर लगाम लगाने की कोई ठोस बात नहीं की गई है, जो यूएई को लगता है कि उसकी सुरक्षा की खतरा है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि व्यापार का उस सबसे जरूरी रास्ता, उस पर ईरान का दबदबा बनता है, जिससे यूएई का करोड़ों का व्यापार होता है। यूएई को डर है कि अमेरिका तो अपने हित साध कर निकल गया, लेकिन उसे भविष्य के खतरों के बीच अकेला छोड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान से भी यूएई को धोखा मिला है। इस डील में पाकिस्तान एक सरप्राइज प्ले की तरह उभरा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने चुपचाप अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की और उस पर एक नाम दे दिया, इस्लामाबाद वार्ता, इस्लामाबाद अकॉर्ड। यही बात यूएई को चुभ रखी है। यूएई और अन्य खाड़ी देशों का आरोप है कि पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्तों को भरोसे में लिए बगैर ही सिर्फ अपने आर्थिक फायदे और कर्ज माफी के चक्कर में गुपचुप डील करनी। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने खुद को दुनिया की नजरों में शांति दूत साबित करने के लिए क्षेत्र की लॉन्ग टर्म सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। क्या यूएई और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार और गहरी हो? क्या लगता, क्या 10 अप्रैल को होने वाली जो वार्ता है वो सफल होगी, नहीं होगी? क्या ये जो सीज फायर हुआ है ये टिकेगा? ये देखना होगा। जिस तरह की स्थितियां सब बनी हुई है ईरान के अंदर या पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसको देख लगता नहीं है कि सीज फायर जो हुआ है बहुत ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कैसे भी करके जिस दुष्चक्र में फंस गया है वहां से बाहर निकले, लेकिन इसराइल अभी भी ये कह रहा है कि वो लेबनान की तरफ हमले जारी रखेगा और हमले जारी रखे भी। ऐसी स्थिति में ये सीज फायर कितने दिन टिकेगा? और ऐसी परिस्थितियों में यूएई जैसा मुल्क, जिसने हमेशा पाकिस्तान की आर्थिक मदद की, जिसने हमेशा अपने आप को अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी रूप में खड़ा किया, लेकिन आज ना अमेरिका उसे पूछ रहा है, ना पाकिस्तान उसे पूछ रहा है, और आज वो खुद को बड़ा असहाय और अकेला महसूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आने वाला वक्त किस तरह के समीकरण लेकर सामने आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और भारत सरकार की वो एडवाइजरी जिसके बारे में मैंने सबसे कल आपको बताया, बहुत गंभीर एडवाइजरी है। देखिए, हर मुल्क की अपनी इंटेलिजेंस होती है, भारत की भी है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस बात के संकेत जरूर मिले हुए कि जो सीज फायर है वो टिकने वाला नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने बहुत ही सख्त लहजे में अपने तमाम नागरिकों को जो ईरान में मौजूद है उनको तुरंत ईरान छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आप भारत सरकार की एडवाइजरी को मानिए, तुरंत ईरान छोड़िए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी नज़र इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, ताकि हमको हौसला मिलता रहे आपके लिए तमाम खबरों को बीच में। नमस्कार।